नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और आप देख रहे हैं अध्ययन इन्फोटेनमेंट। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 की, जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल प्रेस वार्ता के जरिए इसकी सूचना दी है। आपको बता दूं कि 34 साल के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जो 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से लागू होने की संभावना है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथ ही स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं। प्रमुख बिंदु पहले देख लेते हैं। ये अब देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में प्रमुख हाइलाइट्स। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, अर्थात अब रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 संरचना की जगह अब 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। 6ठी कक्षा से कंप्यूटर कोडिंग सहित वोकेशनल कोर्स और इंटर्नशिप की शुरुआत की जाएगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। ग्रेजुएशन में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद रिसर्च सहित ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। पीएचडी के लिए एमफिल की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। अब एमए के बाद सीधे की जा सकेगी पीएचडी। उच्च शिक्षा में मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा शोध क्षमता को बढ़ावा देने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। आर्ट, साइंस और कॉमर्स जैसी स्ट्रीम प्रणाली की समाप्ति कर दी गई है। अब विषयों के अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जिसमें से विषयों का चयन अपनी रुचि अनुसार करने की छूट होगी। अब सेमेस्टर में होगी परीक्षाएं। छात्रों को 360 डिग्री आधारित समग्र रिपोर्ट मिलेगा। किसी भी भाषा में दे सकेंगे परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित करेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आठ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अंग्रेजी की पढ़ाई सिर्फ एक भाषा के रूप में होगी। अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ना अनिवार्य नहीं होगा। बच्चों की पीठ से किताबों का बोझ कम किया जाएगा और शिक्षा संस्थानों को शुल्क में रखनी होगी पारदर्शिता। प्रौढ़ शिक्षा के लिए टीवी चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन, लाइब्रेरी इत्यादि का प्रबंध, साथ ही दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक साइन लैंग्वेज को मान्यता एवं अन्य विशेष प्रावधान भी किए जाएंगे।
नमस्कार दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले कुछ कहना है मुझे आप लोगों से। परसों यानी कि 1 अगस्त से जो है आपका बीपीएससी का स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। 9 माह इसकी अवधि है और टोटल जो कोर्स की फ़ी है वह मात्र 2500 रुपये है। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो 9525360283 पर व्हाट्सएप कीजिए। कल तक का टाइम है, परसों से यह बैच चालू हो जाएगा, तो कल तक जिनको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में, आप लोग सब लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आखिर इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2007 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में और महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह जो 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। इससे पहले जो है 1968 और 1986 में आपका ये शिक्षा नीति लाई गई थी और 1986 का जो शिक्षा नीति था उसमें 1992 में एक बार संशोधन भी किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो है 4.43% जीडीपी का खर्च किया जाता है शिक्षा क्षेत्र में, जो कि बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 6% कर दिया जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि यह जो नई शिक्षा नीति है वह 2021-2022 के सत्र से लागू होने की संभावना है, ऐसा कहा गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है, ठीक है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, इसका उद्देश्य बहुत ही नेक है। आगे देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में बांटा गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय, खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। तो यह जरूर याद रखिएगा, कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल होंगे यह पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन पर योजना तैयार की जाएगी, ठीक है।
आगे देख लेते हैं तो भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण के बारे में देख लेते हैं कि एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। मतलब कक्षा अभी तक तो जो है कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वह मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में होगी, लेकिन इससे आगे जो है कक्षा 8 और आगे की शिक्षा भी जो है मातृभाषा में देने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो यह आगे किया जा सकता है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बाधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। आगे देख लेते हैं तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझावों के बारे में देख लेते हैं। तो एनईपी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली या विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब जो बैग का बोझ होता था पहले बच्चों पर, उसको कम करके और उसमें जो है कौशल विकास मतलब कि टैलेंट के विकास, स्किल डेवलपमेंट, अनुभव आधारित शिक्षण यानी कि एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एडुकेशन और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था दी जाएगी। इसके तहत जो है आपका व्यावसायिक शिक्षा जो है इसमें आपका कंप्यूटर कोडिंग भी शामिल होगा। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि कंप्यूटर कोडिंग को कक्षा 6 से ही जो है आपका शामिल किया जा रहा है और इसमें जो है इंटर्नशिप भी कराया जाएगा कक्षा 6 से ही। आगे देख लेते हैं तो एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है, जो आपका नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 तैयार की जाएगी। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। मतलब कि आगे जो परीक्षाएं होंगी वह सेमेस्टर में हो सकती हैं। ठीक है, जो बोर्ड की परीक्षा है वह 2 चरणों में हो सकती हैं। इस प्रकार से क्या किया जाएगा, परीक्षा के बोझ को कम करने का उपाय किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, परख होगा। ठीक है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा। और जो छात्रों का रिपोर्ट तैयार होगा उसमें जो है आपका व्यवहारिक ज्ञान, जो छात्रों का संस्कार है, जो उनका मेरिट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन सब का ध्यान जो है वह रखा जाएगा रिपोर्ट तैयार करते वक्त। ठीक है, आपके अध्यापक जो हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे, आप खुद जो है अपना मार्क्स देंगे। इसके अलावा आपके जो मित्र हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे, आपके गार्जियन जो हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे और इस प्रकार से जो है रिपोर्ट आपका पूरा
360 डिग्री रिपोर्ट इसको कहा जाता है। 360 डिग्री असेसमेंट आपका किया जाएगा और इस आधार पर जो है रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है, इसको थोड़ा सा समझा करके। आगे देख लेते हैं शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधारों के बारे में। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। तो NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3%, मतलब कि वर्ष 2018 में जो आपका 26.3% था उसे बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के रूप में डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद अगर छोड़ देते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्षों के बाद अगर छोड़ देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री दी जाएगी और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी। मतलब कि जो स्नातक की डिग्री दी जाएगी 4 वर्षों के बाद, उसमें जो है आपका रिसर्च भी जो है वो शामिल होगा। ठीक है, तो वो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप 4 वर्षों का कोर्स करते हैं तो। ठीक है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि MPhil अब नहीं करना होगा। MA के बाद जो है, MA या MSc के बाद जो है डायरेक्ट जो छात्र होंगे वह PhD कर सकेंगे। ठीक है, तो MPhil का जो कार्यक्रम है उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के बारे में। तो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। इसमें पहला है विनियमन हेतु जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मतलब कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। दूसरा है मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC। और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, NAC। आगे देख लेते हैं महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। मतलब धीरे धीरे जो भी आपके महाविद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, उनको स्वायत्तता दे दी जाएगी, ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERU की स्थापना की जाएगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है। आगे देख लेते हैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। तो इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे कि एप्लीकेशन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या मॉड्यूल, उपग्रह आधारित TV चैनल, ऑनलाइन किताबें और ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। आगे देख लेते हैं विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न नए प्रावधान। तो दिव्यांग होना चाहिए था। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे? तो दिव्यांग बच्चों को क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण,
संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अन्य सहायता तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ नींव चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक राज्य या जिले को कला संबंधी, करियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग समाज चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारतीय सांकेतिक भाषा का विकास। तो भारतीय साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जिससे सुनने वाले छात्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। मतलब कि जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए ये जो है उपयोगी होगा। आगे देख लेते हैं तो छात्रों के लिए स्ट्रीम, जो स्ट्रीम होता है जैसे आपका कला होता है, विज्ञान होता है और आपका वाणिज्य होता है, मतलब कि आपका आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स होता है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा और छात्रों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक कौशल के विषयों सहित अध्ययन करने के लिए विषयों को सही से बढ़ाया जाएगा। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषय पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक एक सेमेस्टर या किसी अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार किया जा सकता है जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति दे सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, साइंस के सब्जेक्ट होंगे और आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे, उनका एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और उस मॉड्यूल में अगर मान लिया एक मॉड्यूल है जिसमें आपका फिजिक्स भी है और हिस्ट्री भी है, तो आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे। आपकी जैसी रुचि होगी उसके हिसाब से आप मॉड्यूल चुन सकते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा और यह बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि अभी हम लोगों के पास 3 ही विकल्प रह जाते हैं कि या भाई या तो मैथ लो या फिर आपका मैथ या फिर साइंस लो या फिर आपका आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। अब हम लोग अगर साइंस भी पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ आपका आर्ट्स भी पढ़ना आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट हमें पसंद है, मान लिया कि फिजिक्स भी पसंद है, केमिस्ट्री भी पसंद है और इधर जो है आपका ज्योग्राफी भी पसंद है, तो तीनों हम लोग नहीं ले सकते थे, है ना। लेकिन अब जो है मॉड्यूल के हिसाब से बांटा जाएगा और मॉड्यूल में जो भी आपके विषय है वो आप चुन सकते हो अपनी रुचि के हिसाब से। तो यह बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं NIOS, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या फिर ओपन स्कूल में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। NIOS और स्टेट ओपन स्कूल A, B और C स्तरों की पेशकश करेंगे जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के ग्रेड 3, 5, 8 के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो ग्रेड 10 और 12 के बराबर है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है, या कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम, ये सब जो है तैयार किए जाएंगे। किसके द्वारा? NIOS के द्वारा तैयार किए जाएंगे। नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5-3-3-4 का नया कार्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो पहले जो 10+2 का ढांचा अपनाया जाता था उसके जगह पर अब जो है 5, 3, 3 और 4 को अपनाया जाएगा। और पहले वाला जो होता था आपका 10+2 का ढांचा जो अभी भी है, मतलब कि अभी तो रहेगा, 2021-22 से ये लागू होने जा रहा है। तो इसमें जो है 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत नहीं लाया जाता था। ठीक है, मतलब कि 6 साल का बच्चा होता था तभी से जाकर के वो पाठ्यक्रम में शामिल होता था। लेकिन अब जो है आपका 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग, शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति जो होगी वह
योग्यता आधारित होगी, मतलब कि प्रमोशन जो होगा वो योग्यता के आधार पर होगा, जिसमें कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासन या फिर शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित कर लिया जाएगा। इसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। आगे देख लेते हैं अध्यापक शिक्षण के बारे में। तो NCERT के परामर्श से NCTE के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया जाएगा। NCFTE 2021 जो है इसके तहत तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना लक्ष्य रखा गया है। तो यह तो मैं ऊपर बता चुका हूं कि NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएगी। आगे देख लेते हैं समग्र बहुविषयक शिक्षा के बारे में। तो नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बिंदुओं के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। UG शिक्षा, अंडर ग्रेजुएट शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। या मैं ऊपर बता चुका हूं कि 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न HEI मतलब कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है, जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके। देश में वैश्विक मानकों को सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। अब देख लेते हैं छात्रों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। GDP का 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च होगा, अभी जो है 4.43% है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर यह किस प्रकार से निर्मित किया गया है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों, 6000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। MHRD द्वारा जनवरी 2005 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए थे। उसके बाद जो है जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और माई गव इनोवेट पोर्टल पर
अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों और टिप्पणियों को प्राप्त किया गया और इसके बाद जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में देखा। ठीक है, अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, और जो मैंने ऊपर बताया आपको कि 1 अगस्त से हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, किसके लिए? पीपीएससी के लिए। तो उसमें अगर जुड़ना हो तो आप 9525360283 पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।